हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं यहाँ पे एजुकेशनल क्लासेस देती हूँ और अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम्स आपके लगे हुए हैं वो हैं आपके RO के एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं और BEO के एग्ज़ाम्स भी जो हैं वो आपके लगे हुए हैं। तो देखिए, ये दोनों एग्ज़ाम्स जो हैं वो दोनों जो हैं आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ आपको सबको पता ही है कि लॉकडाउन के समय में सारी जितने भी एग्ज़ामिनेशन हैं वो सब पोस्टपोन होते जा रहे हैं। चलिए, बहुत ही मेहनत के बाद से 2 डेट्स आई हैं एग्ज़ाम की, तो इसकी प्रिपरेशन भी बनती है अब, और अब हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। देखिए, तो जब टाइम बहुत कम है और अगर अभी तक आप बैठे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि यार अब तो डेट पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन अब फाइनली डेट आ चुकी है। और अगर अब मान लीजिए आपने बहुत बड़ा सेक्शन जो होता है GS का उसे कवर नहीं किया है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लास शुरू कर रही हूँ, जिसमें मैं क्या करूँगी कि मैं जो आपके चैप्टर्स होते हैं उन्हें अच्छे से पढ़ करके उनमें जो आपको बताने लायक पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको जो है इम्पॉर्टेंट होंगे वो मैं यहाँ बताऊँगी आपको। और इसके साथ ही जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जितने भी लोक सेवा आयोग के जो भी आपका KVS का एग्ज़ाम होता है, जहाँ जहाँ पे आपका GS सेक्शन आता है, जितना भी आपका IAS PCS जो भी एग्ज़ाम होता है, जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन्हें मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, इस तरह से आपको पूरी बुक भी नहीं पढ़नी पड़ेगी और उसका एक निचोड़ जो है वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले जो है आपको ज्योग्राफ़ी यहाँ पे कवर कराने को सोच रही हूँ, तो ज्योग्राफ़ी ही शुरू करूँगी मैं आज, क्योंकि ये पहली क्लास थी तो थोड़ा सा मैंने समय ले लिया है यहाँ पे। और जो नोट्स हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे शो कराऊँगी मेरे। मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही लिखे हैं वहाँ पे, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं रह गया है कि हम एक एक सब्जेक्ट को पूरा बैठ के पढ़ें। तो जो मैं बोलूँगी उसे भी ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बिकॉज़ सिर्फ लिखा हुआ उसको पढ़ने से काम नहीं चलेगा, मेरा बोला हुआ सुनना भी आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना कि सुनी हुई चीज़ ज़्यादा दिमाग में रहती है। तो पहला चैप्टर मैं शुरू करूँगी आज, भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय। जो हमारा पहला चैप्टर है यहाँ पे वो भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय है, दैट मीन्स जनरल ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का नामांकन, दैट मीन्स नॉमिनेशन ऑफ इंडिया। तो इसमें जो हमें पढ़ना है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं पहले आपको यहाँ बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन किस तरह से अराइज होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता है कि भारत के हमारे जो अन्य नाम हैं वो हैं ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप और हिंदुस्तान। ये 4 तरह के नाम आपको दिखाया गया है यहाँ पे कि भारत के लिए हम क्या करते हैं, भारत को इससे डिनोट करते हैं। ये भारत के जो पहले जो हैं भारत को इन नामों से बुलाया जाता था। तो अब आपसे क्वेश्चन किस तरह से अराउज होता है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि बौद्ध काल में भारतवर्ष किस संज्ञा से लोकप्रिय था। तो बौद्ध काल में भारतवर्ष को हम जम्बूद्वीप के नाम से जानते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया हुआ है। ठीक है, अब आपसे ये पूछ सकता है कि सर्वप्रथम किस देश के निवासियों ने भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा प्रदान की थी। तो भारत को हिंदुस्तान सबसे पहले ईरानियों ने, ठीक है ना, ईरानियों ने किया था, कि यहाँ से पारसियों, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, पारसियों ईरानियों, ठीक है ना, कोई भी ऑप्शन दे सकता है। तो हिंदुस्तान की संज्ञा सबसे पहले हमारे भारत को पारसियों ने दी थी। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि सर्वप्रथम हिमालय एवं विंध्य पर्वतों के बीच स्थित भूभाग को कौन सी उपमा प्रदान की गई थी। तो सर्वप्रथम जो है, सबसे पहले जो है ब्रह्मवर्त और आर्यवर्त, ठीक है ना, ये उपमा प्रदान की गई थी जो हिमालय और विंध्य पर्वतों के बीच स्थित जो भूभाग था उसे। तो यहाँ से देखिए आपको 3 क्वेश्चन मिल चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। पहला क्वेश्चन ये मिला है आपको कि बौद्ध काल में जो है क्या कहते थे हम भारत को, किस नाम से जानते थे। और दूसरा मिल चुका है आपको कि देखिए सर्वप्रथम किस देश के निवासियों ने भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा दी थी, ये। और तीसरा आपको मिल चुका है ब्रह्मवर्त और आर्यवर्त वाला। तो ये यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं ये भारत के नामांकन से। अब देखिए, अगर ये किसी को जानने का मन हो रहा है कि ये भारत नाम जो है वो किस नाम पड़ा, तो देखिए कहते हैं कि जो ऋग्वैदिक 5 जन थे, ठीक है ना, उसमें सबसे शक्तिशाली जन मीन्स ट्राइब जो होता है, सबसे शक्तिशाली ट्राइब जो है वो भरत थी, और भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और ये भी कहा जाता है कि वायु पुराण के एक अन्य संदर्भ में दुष्यंत के पुत्र भरत का उल्लेख है, और जिनके नाम पर इस भूभाग को भारत कहा गया। तो भारत क्यों कहा गया है ये मैंने आपको बता दिया है। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि सिर्फ नोट्स देख करके आपका काम नहीं चल जाएगा, मैं जो बातें बोल रही हूँ उसे भी आपको जानना होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इसमें है वो है अवस्थिति तथा विस्तार, यानी कि ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड एक्सटेंट। तो इसमें हमें देखिए क्या जानना है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे ये हैं कि भारत की जो प्राकृतिक अवस्थिति है, ठीक है ना, जो इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो हिंद महासागर के उत्तरी भाग में होता है, मतलब कि हिंद महासागर के उत्तरी भाग में ये पाया जाता है, ठीक है। भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय होती है। तो इसकी आकृति, ये किस तरह का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि भारत की आकृति किस प्रकार की है, तो चतुष्कोणीय है। ये दक्षिण एशिया के मध्य स्थित है। इसके पूर्व में देखिए इंडो चीन प्रायद्वीप और इसके पश्चिम में अरब प्रायद्वीप, ठीक है। अब इसका उत्तर दक्षिण विस्तार और पूर्व पश्चिम विस्तार जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो हम ये जानेंगे कि इसका जो है विस्तार क्या है। तो इसका जो उत्तर दक्षिण विस्तार है वो देखिए आप 3214 किलोमीटर, ठीक है। और जो इसका पूर्व पश्चिम विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर। दैट मीन्स कि इनका जो डिफरेंस है वो है 281 किलोमीटर। पूरी बुक को पढ़ने के बाद से, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद से जो निचोड़ इसका निकल रहा है वो यही निकल रहा है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं साथ में या फिर इसके आगे भी मैं आपको बताते हुए जाऊँगी। फिलहाल जो बता रही हूँ वो भी इम्पोर्टेंट ही है। क्षेत्रफल कितना है, तो रही बात क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल आप देखिए कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये है क्षेत्रफल। बहुत ही अच्छा अमाउंट है, बहुत ही अच्छा आंकड़ा है ये आपको याद करना पड़ेगा और बहुत बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व का 7वां बड़ा देश है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, अब एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें जानने लायक वो ये है कि भारत का क्षेत्रफल लगभग यूरोप के क्षेत्रफल के बराबर है, रूस को छोड़कर, ठीक है। कनाडा का 1/3 है और जापान का 8 गुना है और यूनाइटेड किंगडम का 12 गुना है। तो एक बार और मैं रिपीट कर दे रही हूँ कि भारत का क्षेत्रफल लगभग यूरोप के बराबर, रूस को छोड़कर, कनाडा का 1/3, रूस का 5/5 यानी कि 1/5, जापान का 8 गुना और यूनाइटेड किंगडम का 12 गुना है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए, भारत से बड़े जो है शीर्ष 6 देश हैं। सबसे बड़ा देश जो है वो रशिया है, ठीक है, रूस, उसके बाद से कनाडा, फिर USA, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील और फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो है अवस्थिति और विस्तार में सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना था। इतना पढ़ने के लिए ये जो है आपका सफिशिएंट है। इतना आप पढ़ लेंगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, ये सब चीज़ों से क्वेश्चन ज़्यादा अराइज नहीं हुए हैं अभी तक, तो मैं उसे नहीं करा रही हूँ। देखते हैं नेक्स्ट है भारत की खगोलीय अवस्थिति, जिसे हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन ऑफ इंडिया। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे पहले ये जान लो आप लोग कि भारत का जो विस्तार है वो उष्ण और उपोष्ण दोनों कटबंधों में है, ठीक है ना। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है जानने के लिए वो है कर्क रेखा, यानी कि कैंसर लाइन। कैंसर लाइन क्या होती है और कहाँ से होके जाती है, तो कैंसर लाइन जो होती है वो भारत के मध्य से होकर जाती है, ठीक है ना। कैंसर लाइन जो होती है वो भारत से मध्य से होकर जाती है। अभी मैं इंडिया के मैप में इसे आपको दिखा दूँगी। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता रहा है बहुत से एग्ज़ाम में, कोई भी छोटा मोटा एग्ज़ाम होता है स्टेट लेवल का या फिर जो बड़े आपके एग्ज़ाम्स होते हैं UPPSC, UP से जो भी होते हैं एग्ज़ाम, उसमें ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है ना। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राज्य कौन कौन से देख लेते हैं। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। अब बात आती है कि हम इसे याद कैसे करेंगे। तो याद करने के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक ट्रिक है इसका। ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक मैंने बनाया है इसका, जो कि कुछ इस तरह से है कि गरम प्रदेश की छत पर झारखंड का मित्र, ठीक है। बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि कोई चीज़ जैसे हम सुनते हैं ना गाना वगैरह, तो हम एक ही बार में याद कर लेते हैं। तो उसी तरह से अगर ये लाइन आप 2-3 बार पढ़ लेंगे ना तो फिर ये आपको याद हो जाएगा। गरम प्रदेश की छत पर झारखंड का मित्र। तो देखिए यहाँ पे प्रदेश की और का ये जो यूज़ किया गया है इस सेंटेंस को बनाने के लिए किया गया है। बाकी का इसमें लिखा हुआ है वर्ड वो सिर्फ आपके स्टेट को डिनोट कर रहे हैं। गरम में देखिए ग से गुजरात हो गया है, र से राजस्थान बना है यहाँ पे और एम से मध्य प्रदेश बना हुआ है, ठीक है। गरम प्रदेश, प्रदेश की, अब इसको छोड़ देना है छत पर से छत्तीसगढ़, पर से पश्चिम बंगाल। झारखंड तो झारखंड एज इट इज़ लिख लेंगे। का आपका ब्रैकेट में है, दैट मीन्स कि इसे बस यूज़ किया गया है। मित्र से मी का मिज़ोरम और 3 से त्रिपुरा। तो यहाँ से देखिए बहुत अच्छा बन गया है ये ट्रिक कि जो भारत
के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, और इसे याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि गर्म प्रदेश की छत पर झारखंड का मित्र। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट। देखिए ये आपका इंडिया का मैप है, ये पूरा देखिए, ठीक है। ये इंडिया का मैप है और इसमें आप देखिए कि ये मैप में एकदम मिडिल में बीच में देखिए ये कर्क रेखा दिख रही है आपको, ठीक है, 23 डिग्री 30 मिनट, ठीक है ना। ये जो दिख रही है क्या है, ये पता है कि जो उष्णकटिबंध क्षेत्र का विस्तार होता है वो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है, ठीक है। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश की रेखा, जिसे कि कर्क रेखा कहा जाता है, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यानी कि जो कर्क रेखा है ये 23 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, उत्तरी अक्षांश की एक रेखा है जिसे कि हम कर्क रेखा कहते हैं। अब कर्क रेखा के विषय में कुछ और इम्पोर्टेंट हम जान लेते हैं। तो क्या है कर्क रेखा? कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23 डिग्री 30 मिनट पर स्थित है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है ना, खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके बारे में जानने के लिए। अभी जो मैंने ऊपर बताया है वो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए था, लेकिन अब आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पढ़ना है वो ये है कि कर्क रेखा पर सूर्य दोपहर के समय लंबवत चमकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा पर सूर्य दोपहर के समय लंबवत चमकता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, कर्क रेखा की स्थिति स्थायी नहीं है, इसमें समय के अनुसार बदलाव होता रहता है, यानी कि परिवर्तन होता रहता है। थर्ड पॉइंट इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून का दिन जो होता है वो सबसे लंबा व रात सबसे छोटी होती है। सबसे अच्छा पॉइंट यही है कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून का दिन सबसे लंबा व रात सबसे छोटी होती है, क्योंकि 21 जून को सूर्य इस रेखा के एकदम ऊपर होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपका, ये तीनों पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसा भी आपका मन करे। अब आती है बात यहाँ पे देखिए मानक समय रेखा की, ठीक है। तो मानक समय रेखा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक देशांतर चुना गया है। भारत का मानक देशांतर किसे चुना गया है? तो 82 डिग्री 30 मिनट को, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ठीक है ना। जो हमारी भारतीय मानक समय है वो ग्रीनविच मध्य, जिसे हम GMT बोलते हैं, इस समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि भारतीय मानक समय देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? UP, MP, AP यानी कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो ये जो हमारा भारतीय मानक समय देशांतर है ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। इसका जो ट्रिक है वो मैंने बनाया है यहाँ पे कुछ इस तरह से, उमा प्रदेश छाओ, ठीक है। इसका मैंने बनाया है उमा प्रदेश छाओ। प्रदेश मैंने इसलिए लगाया है यहाँ पे कि अगर आप बैलेंस करना चाहो कि ये उमा मतलब कौन कौन से स्टेट बन रहे हैं यहाँ पे इससे, तो वो आप समझ जाओ कि जो भी स्टेट बन रहे हैं वो सब प्रदेश वाले हैं। U से आपका उत्तर प्रदेश, M से मध्य प्रदेश और A से आंध्र प्रदेश। अब आप सोच रहे होंगे कि A से अरुणाचल प्रदेश भी होता है, लेकिन जब आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तो ये उमा मतलब उमा लास्ट में आ रहा है, यानी कि आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है। और छाओ, छाओ में छा से छत्तीसगढ़ और ओ से आपका उड़ीसा, इसे आप उमा छाओ भी बोल सकते हैं। तो उमा प्रदेश छाओ, तो ये आपका हो चुका है ट्रिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आपका अक्सर पूछ लेता है आपसे कि भारतीय मानक समय देशांतर भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। लास्ट में मुझे ये बताना है यहाँ पे कि जब हम किसी भी देशांतर से जब हम बाईं ओर जाते हैं तो प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पर समय में 4 मिनट की कमी आ जाती है, और जब हम दाईं ओर जाते हैं तो 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हालांकि इस पर क्वेश्चन ज़्यादा बने नहीं हैं अभी तक, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है तो मैंने ये आपको बता दिया है। अब इसके बाद से जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगी भारत की सीमाओं के बारे में, ठीक है। सीमाओं में आपकी जो जलीय सीमा है, स्थलीय सीमा है, इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो और इसमें जो आपका जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो इस तरह का होगा कि जैसे कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है। जैसे कर्क रेखा से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे UP PACS में, IS में, और जो आपका RS का एग्ज़ाम होता है, MP PCS वगैरह होता है, जितने भी मतलब लोक सेवा आयोग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके जो पूछे जाते रहे हैं अभी तक इसके पहले,
और RO के क्वेश्चन जो हैं वो सब भी क्वेश्चन जो हैं मैं यहाँ पे आपका जो है इसके नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आऊँगी। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने एक प्रयास किया है इसमें यहाँ पे कि जो बच्चे अभी तक शुरू नहीं किए हैं, उन्होंने एग्ज़ाम भरा हुआ है RO का और BEO का, वो इस माध्यम से पढ़ सकेंगे। देखिए बहुत ही छोटा सा वीडियो है, और अगर आप इसको डेली अगर आप देख रहे हैं वीडियोस को, तो आपको जो है बहुत सारे इन्फॉर्मेशन एक ही बार में मिल जाएगी। बुक्स भी आप देख रहे होंगे, लॉकडाउन के समय में लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मेरे कुछ नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप देखोगे इसका नेक्स्ट क्लास, क्योंकि आज तो पहली क्लास थी तो मैंने आपको कुछ बताया है, बेसिक्स ही बता के चल रही हूँ, लेकिन हाँ मेनली वही चीज़ बता रही हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मैंने आपको ऐसे भी बताए हैं जो पूछे, चूँकि देखिए इसका निचोड़ है एक पूरी बुक का, है ना, निचोड़ समझते होंगे आप लोग। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें मिले हैं मुझे, मैंने वो सब इसमें इंक्लूड किए हैं। अब परीक्षा की दृष्टि से, अब देखिए परीक्षा की दृष्टि से कुछ क्वेश्चंस हैं लगभग करीब मुझे लगता है कि अभी नेक्स्ट वाली क्लास में मैं कम से कम आपको कम से कम कुछ नहीं तो 10 से 15 क्वेश्चन जो है ऐसे करवाऊँगी, जो आप देखोगे कि वो किसी न किसी क्वेश्चन जो है किसी न किसी लोक सेवा आयोग के प्रश्न पत्र में पूछे ही गए हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को मेरे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियो को शेयर करिएगा। मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये क्लास आपको कैसी लगी, वीडियो मतलब क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं वो समझ में आए हैं कि नहीं। उसी अकॉर्डिंग मैं आपको आगे की क्लास भी प्रोवाइड करा दूँगी। अगर आपको अच्छा लगेगा तो बिल्कुल मैं बहुत ही अच्छे से मेहनत करके ये प्रोवाइड कराऊँगी आपको। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।